इमॉर्टल, अमर, और जिन्होंने इतने इमॉर्टल गीत हमें दिए। पद्म भूषण जावेद अख्तर साहब आपके समक्ष हैं और इस आदर सम्मान के बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हमारी देश की संगीत की दुनिया की वे शान हैं। आप कृपया यहाँ बैठ जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। जब ये प्रोग्राम तय हुआ था, फाइनल हुआ था, तो देश का वातावरण वो नहीं था जो आज हो गया है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। और मैं, आप एक सेकंड, मेरा पेपर क्यों ले जा रही हैं भाई? हैं? सब कुछ आपका नहीं है। तो मैं पहली बार पुणे आया हूँ उस हादसे के बाद जो पहलगाम में हुआ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पुणे के दो बेटे काउसवत गढ़बोले और संतोष जगदाड़े शहीद हुए हैं, पूरा देश, एक एक इंसान, एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक नर इस दुख में आपके साथ है। उनको एक मिनट का श्रद्धा देने के लिए, कंडोलेंस देने के लिए मैं चाहूंगा आप सब एक मिनट का साइलेंस करें। थैंक यू। कहाँ बैठना है? तो प्लीज बताइए आपने। चलिए, अब क्या करें। ये वो लोग हैं जिनके 91,000 सिपाही हमारी कैद में थे और हमने छोड़ दिए, वापस भेज दिए। लेकिन वो कहावत है, हटा दीजिए। हेलो, वो तो ठीक है, मगर आप ये हटा दीजिए सामने से। यही ठीक है मेरे लिए माइक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाइए। ये सब फैसले पहले करने थे, दोस्त, देर हो गई। अब ये भी हटा दीजिए। चलिए, हाँ, सारे डिसीजन यही होंगे क्या? लाए हैं वो, तो अभी जाने दीजिए। नहीं, अभी नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये वो लोग हैं जिनके 91,000 सोल्जर, इससे बड़ा सरेंडर वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है। 91,000 सोल्जर वर विद अस एंड वी लेफ्ट देम, लेट देम गो। मगर कहावत है कि कुत्ते की दुम अगर नलकी में 12 बरस भी रहे तो नलकी भी टेढ़ी हो जाती है। खैर छोड़िए, अब क्या करें। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये हमारी बदनसीबी है। अब अपने देश की बात करते हैं, छोड़िए बाकियों को। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को संगीत का और गीत का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां एक ही देश में 2 सदियों पुरानी म्यूजिकल ट्रेडिशंस हो, जो हमारे यहाँ है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हमारे यहाँ आप चली जाइए, यहाँ से, मुंबई से, महाराष्ट्र से आप चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, हर रियासत में, हर स्टेट में आपको नए नए फोक गीत मिलेंगे, नया नया रंग मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ जाइए, हर जगह लोकगीत हमारे डिफरेंट है। हम तो अपनी कहानी बिना गीत के सुनाते ही नहीं है। न सिर्फ कृष्ण लीला, राम लीला, नौटंकी, उर्दू पारसी थिएटर जो था हमारे टॉकी से पहले, 3000 साल पुराने, मृच्छकटिकम, शकुंतलम, उनमें भी गीत होते थे। हम अपनी कहानियां गीतों के साथ ही सुनाते हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि जब पहली पिक्चर बनी आलम आरा टॉकी, ये मेरे ख्याल से 31-32 में, तो उस गीत फिल्म में छोटे छोटे 50 गाने थे, 50 सॉन्ग। तो हमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं था कि हमारी फिल्मों में गाने होंगे कि नहीं होंगे।
हम तो कहानी सुनाते ही नहीं। हमारे यहाँ गीत जो है वो हमारा जिंदगी का हिस्सा है। हर हिंदुस्तानी गाता है। अब कोई सुने ना सुने, वो गाता तो जरूर है, भले वो बाथरूम में गाए, बेडरूम में गाए, ड्राइंग रूम में गाए या बाहर गाए, मगर वो गाए बिना नहीं मानता। पूरे यूरोप अमेरिका आप में से कितने लोग गए होंगे, आपने कभी किसी यूरोपियन को या अमेरिकन को साइकिल चलाते हुए सड़क पे गाना गाते देखा है? हमारे देश में होता है, आदमी साइकिल चला रहा है, गाना गाता हुआ जा रहा है। तो ये गीतों का देश है। और हमारे, मैं नहीं कहता कि हमारे डायरेक्टर दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर है, या हमारे एक्टर दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर हैं, या हमारे कोई भी मुकाबले में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे गीतकार जिनका आज हम नाम लेने वाले हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे गीतकार, कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं। तो ये मैं ज़रा नाम और वो लिस्ट सामने रखे हूँ ताकि कोई मैं भूल ना जाऊँ। तो देखिए, ये इतने, वो लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आज हम सारे संगीतकारों को हम अपना कंडोलेंस दे, रिस्पेक्ट दे, तो सुबह हो जाएगी। इतने तो हमने सोचा है कि इनको इंस्टॉलमेंट्स में करें। आज मैं उन गीतकारों के बारे में आपसे बात करूंगा जो 2000 तक गुजर गए, और उसके बाद जो लोग हैं, एक दूसरा हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा जिनमें आनंद बख्शी जैसा महान गीतकार, इंदिवर, एस.एच. बिहारी, राजा मेहदी अली, कितने लोग हैं जो आज हमारी लिस्ट में नहीं आ सके हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ जहाँ तक आनंद बख्शी साहब का ताल्लुक है, उनके लिए तो अकेले ही एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। ये दुनिया में जो ऊपर के 2-3 लोगों में हैं जिन्होंने इतने गीत लिखे हैं, और उनमें से अक्सर गीत जो हैं वो कमाल है, हर रंग में है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं साहिर के साथ। साहिर लुधियानवी जो 1980 में चले गए थे इस दुनिया से। साहिर ने गीतों को एक नया रंग दिया, इसमें कोई शक नहीं है। उसे पोइट्री के पास, और ख़ास तौर से जिसे कहते कविता, नज़्म, उसके पास लाया। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, जिस तरह की भी, वो उन्होंने उस तरह गीत लिखे। जैसे अब देखिए, इतना गाना, ये 70 साल पुराना गाना है, शायद ज़्यादा हो, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर ये गाने ट्यून पे लिखे जाते हैं। अब इस मीटर में, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ में लिखा जा सकता था, आजा आजा साजना, सुन जा बालमा, सेम मीटर, मगर आपको वो गाना आज याद नहीं होता। 70 साल के बाद भी यहाँ अक्सर ऐसे बैठे होंगे बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए, बल्कि 70 साल से पहले तो जो बहुत बाद में भी पैदा हुए वो बूढ़े हो गए, मगर वो गाना आज तक अमर है। ये अगला जो गीत मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा आपसे, चूँकि मैं खुद गीत लिखता रहा हूँ, वो लिखता हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये ज़्यादातर गीत जो हैं, जो आपने अभी भी सुने और आगे भी सुनेंगे, इनमें से मैक्सिमम गीत जो है वो ट्यून्स पे लिखे गए हैं। यानी एक सिचुएशन है और एक ट्यून है। इस सिचुएशन के लिए इस ट्यून पे लिखना है। जब गाने में बोल आ जाते हैं ट्यून के ऊपर तो आपको बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब सिर्फ आप ट्यून सुने और आपको मालूम नहीं है वर्ड्स क्या है, इसमें वर्ड कैसे समाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें कई बार ऊँट को सुई की ताके से निकालना पड़ता है। ये जो गाना अभी सुनाने वाली हैं आपको, इसके बारे में ख़ास तौर से कहूँगा, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। अब आप देखिए ये कितना मुश्किल है इसे लिखना। ये जाने क्या तूने कही भी एक टुकड़ा नहीं है। जाने क्या तूने कही ये अलग है, जाने क्या मैंने, ये मतलब जैसे टेलीग्राम देना होता था एक ज़माने में ना, ये वो काम है। और उसमें इतनी ही छोटे इसके अंतर की बिटू, सनसनाहट सी हुई, सनसनाहट सी हुई, खुल गए राज कही, अच्छा तो ये अलग है। तो उसमें वर्ड को सही तरह से और इतने खूबसूरत वर्ड डालना, ये साहिर का जादू था, कमाल था। इस ट्यून पे अच्छा लिख नहीं पाए, इसलिए कि लंबी लाइन हो तो फिर भी जगह होती है कि वर्ड्स को आगे पीछे ठीक कर लो,
लेकिन इतनी जरा सी जगह में सही वर्ड को रखना और जो कान को भी अच्छा लगे, माने भी हो, डेप्थ भी हो, बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, दुनिया में एक ऐसी दो ज़बानें नहीं मिलेंगी जैसी हिंदी उर्दू है। दुनिया की दो ज़बानों का ग्रामर और सिंटेक्स एक नहीं हो सकता सिवाय हिंदी उर्दू के, इनका ग्रामर एक है। और कॉम्पिटेंट उर्दू पोइट वो है जो अच्छी हिंदी जाने, और कॉम्पिटेंट हिंदी पोइट वो होता है जिसे उर्दू का पता हो। और इनके शब्द जो हैं 90% तो कॉमन है, और जो 10% है अगर उसका पता है तो आपको लिखने में बड़ा एल्बो रूम होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब साहिर उर्दू का पोइट था, लेकिन जब उसने हिंदी लिखी तो ऐसी लिखी इसलिए कि आप उर्दू में कंप्लीट है ही नहीं जब तक आप हिंदी न जानते, और हिंदी पोइट्री आप कंप्लीट अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते जब तक उर्दू का पता ना हो आपको। ये जुड़वा बहन है, सियामीज ट्विंस है, ये काटी नहीं जा सकती बीच में से। आप बोलिए तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, खाना खाओगे, पानी पियोगे, घर जा रहे हो, ये कौन सी जबान है? हिंदी है, उर्दू है। इधर से लिख दोगे तो एक हो जाएगी, उधर से लिख दो तो दूसरी हो जाएगी। स्क्रिप्ट से चेंज है, बाकी तो जबान वही। 90% शब्द इनके एक है। लेकिन आप कॉम्पिटेंट देखिए साहिर का, कि जब उसने गाने लिखे तो मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रूप को किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा ले, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। अब ये एक उर्दू पोइट का लिखा हुआ है, और अब आप जब चलूंगा मैं आपको शैलेंद्र के पास ले चुका, हिंदी पोइट था, आप उसकी उर्दू देख लीजिएगा। तो कॉम्पिटेंट पोइट वही है उर्दू हिंदी का जो दोनों ज़बानें जानता हो। कॉम्पिटेंट लिखने वाला वही है हिंदी उर्दू का जो दोनों ज़बानें जाने। ये जुड़वा है, इनका सारा सिस्टम अंदर से एक है। कुछ 10-15% वर्ड्स का फ़र्क है, वो भी क्रिएट किया गया है। आप छोड़ दें ना, पब्लिक तो बिल्कुल सही बोलती है, ये ज़रा जो लिंग्विस्ट होते हैं वो गड़बड़े करते आके। आजकल लोग ज़रा अपने कंटेम्प्रेरीज़ को, अपने जो साथ प्रोफेशन में हैं, उनकी तारीफ़ करने में झिझकते हैं, छोटे हो गए हैं दिल। लेकिन मैं आपको बताऊं, मजरूह साहब ने मुझे कई बार एक बात कही थी, ये साथ में ही काम करते होते थे, एक ही पीरियड में थे, कि बेटा हम लोग शायर हैं जो गाने लिख लेते हैं, गीतकार तो इंडिया में एक ही है, शैलेंद्र। ये बड़ी बात है जब आपके सामने साथ में काम करने वाला आदमी है, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और आप इतने खुले दिल से ये बात माने जो सच है। शैलेंद्र जी की क्या तारीफ करे आदमी, ऐसा मैं समझता हूँ। उनका रिश्ता कबीर, मीरा, फिर उर्दू का शायर मीर से था। उनमें वही सादगी और वही गहराई दिखाई देती है जो इन लोगों के दोहों में, इनकी शायरी में है। मैंने 1000 से ऊपर गाने लिखे होंगे, लेकिन अगर एक दिन मैं ऐसी लाइन एक लिख लूं, क्यों नाचे सपेरा, तो मैं समझूंगा मैं तर गया, कर लिया मैंने कुछ। वो मुसाफिर जाएगा कहाँ, उसमें एक है, तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, औरों की उलझन सुलझा के राजा, क्यों कच्चे धागों में झूला। क्यों नाचे सपेरा, क्यों नाचे सपेरा, 3 वर्ड्स है, उन 3 वर्ड्स में क्या क्या कह दिया है। सपेरा तो बीन बजाता है, नागिन नाचती है। सपेरा तो दूसरों को नचाता है, तू नाच रहा है। ये सादगी और ये गहराई जो शैलेंद्र के पास थी, किसी के पास नहीं। उसके अंदर बरसों की, सदियों की जो विजडम है हिंदुस्तानी पोइट्री की, वो समाई हुई थी। और सादा शब्दों में, मुश्किल लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जाने कैसे सपने में। अब ये देखिए, ये तो अपना, ये तो पंडित रविशंकर की म्यूजिक थी ना। कोई बात नहीं, जाने
ये तो पंडित रविशंकर की मुझे। अब बताइए, ये सोने पे सुहागा इसे कहते हैं। अब ये मुझे गीत बता रही है कि सबसे पहले वो कर दीजिए जो कि ट्यून किया हुआ है पंडित रविशंकर ने, गाया है लता जी ने और लिखा है शैलेंद्र से। ऊपर आप कहाँ जाएंगे भाई, कोई है जगह? ये देखिए गाना भी आप सुनने वाले हैं, ये गाना 70 साल पुराना होगा, ये 50s का है। 70 साल, और आज भी मतलब 17 साल के लड़के लड़की को भी ये गाना याद है। आज जो गाने बनते हैं वो 7 दिन याद नहीं रहते। एक सामने ताली बजाइए, बाकी भी लोग बजा दें। अच्छी बात कही मैंने, ऐसी क्या बात है, इतनी क्या कंजूसी है? ये कोई ऐसा हो नहीं सकता जिसे फिल्मी गीतों से जरा भी रुचि हो और उसे ये गाना नहीं मालूम हो, ये रात भीगी भीगी। पॉसिबल नहीं। 70 साल पुराना गाना है, आज भी देखिए नया। आपने ये गीत शैलेंद्र जी के सुने और अब शैलेंद्र के ही गीत सुनाए तो एक रात पूरी गुजर सकती है, अच्छे गीत उनके इतने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो शायर होता है उसे मालूम है कि हमारा कौन से किस किस तरह के गीत इस मुल्क में गाए जाते हैं और गाए गए। अब एक फिल्म थी तीसरी कसम, वो उसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर वहीदा जी ने निभाया था वो एक नौटंकी में गाने वाली। अब आज जो सारी ज़िंदगी सिर्फ शहर में पला है और उसने इंग्लिश स्कूल्स में तालीम पाई है, मैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसके भी कुछ डाउन साइड हर चीज़ के कुछ होते हैं। उसको थोड़ी बहुत हिंदी भी आ गई है बातचीत की वजह से, लेकिन ये गीत वो नहीं लिख पाएगा। ये इसलिए नहीं लिख पाएगा कि उसकी जड़ें अंदर नहीं है धरती के, उसे मालूम नहीं है कि नौटंकी में कैसे गाने होते थे, कैसे लिखेगा। अब ये देखिए कि आप ये कहें शैलेंद्र ने ये गीत लिखा, हाँ शैलेंद्र ही ये गीत लिख सकता था। अब पान खाए सैया हमारो, सावरी सूरतिया होठ लाल लाल। अब ये आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म के लिए नहीं लिखा गया, ये तो होगा किसी नौटंकी का गाना, और ये अचीवमेंट है सॉन्ग राइटर का। मेरे ख्याल से किसी भी सॉन्ग राइटर का करियर इतना लंबा नहीं होगा जितना मजरूर साहब का था। मजरूर साहब ने अर्ली 40s में सैगल के लिए गाने लिखे हैं। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, सैगल के गाने। और उसके बाद आमिर खान के लिए भी लिखे हैं और उसके बाद भी लिखे हैं। ये 60 साल का करियर था जो अर्ली 40s में शुरू हुआ और 2000 में इसलिए ख़त्म हो गया कि वो नहीं रहे, वरना शायद वो चलता ही रहता करियर। उन्होंने दुनिया को छोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नहीं छोड़ा था। क्या क्या गीत लिखे हैं, क्या वैरायटी है उनकी। मगर वो ज़्यादातर तो अपने रोमांटिक गानों के लिए और ज़रा से शोख गानों के लिए मशहूर है। लेकिन उनके यहाँ भी ये था, देखिए कि जहाँ वो इस तरह के रोमांटिक, वो बहुत अच्छे उर्दू के शायर थे, लेकिन वो एक छोटी सी जगह सुल्तानपुर के रहने वाले थे, तो उनके अंदर वो छोटे शहर की जो तहजीब होती है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसके फोक का रंग है। ये गाना आज आप सुनेंगे नहीं, लेकिन कभी सुनिएगा इसके ऊपर। ढलकी जाए चुनरिया हमारी और राम, पी से मिलके बहकने के दिन आए रहे। अब एक ये भी उसे समझ, और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न गाने जो मनचले गाने हैं, टंग इन चीक जो है, रोमांटिक हैं, यूथफुल है, उसके भी वो मास्टर थे। एक ज़माना था जब आप लोगों को याद होगा, जो 50 से ऊपर है या 50 के हैं, कि हमारे हर फिल्म में कम से कम एक सैड सॉन्ग हुआ करता था। कभी कभी 2 भी होते थे, अब नहीं होते हैं। अब लोग शायद सैड नहीं हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, सब खुश हैं, तो सैड सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं रही। चलिए, तो अब ज़रूरत नहीं है सैड सॉन्ग्स की तो मत सुनिए। फिर ये आपको हम कुछ उनके मनचले गाने सुनाइए भाई, जो आपको लगेगा कि ये आज के वाकई गाने हैं। और ये किस उम्र में उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन शायर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दिल काला ही रहता है। अब सब शायरों के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप जैसा भी सोचें।
चलो सुनो। मुझे इस गाने में लाइन इतनी स्पॉन्टेनियस लगती है, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं। क्या लाइन है, देखिए कैसे एकदम ये फेंक दिए थे लाइन राइटर ने, बहुत अच्छी। लेकिन ठीक है, तबीयत तो अच्छी है। अच्छा तो जो मैंने कहा दोबारा कहूं? अभी बहुत गाने हैं दोस्त, ठहरो। तो एक तरफ ये गाने आपने सुने, और यही पोएट ने लिखा है छुपा लो मन में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, ये भी लिखा है। जब गहराई की तरफ गए तो ऐसे गहरे गहरे गाने लिखे हैं। मैं चाहूंगा आरती का वो गीत सुनाइए आप उन्हें, कहीं भी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बाहर होगी। और इसके अंतरा गौर से सुनिएगा, क्या अंतरा। राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, बहुत अच्छे डायलॉग भी लिखते थे, बहुत अच्छे गाने भी लिखते थे। और एक वक्त था जब वो साउथ इंडिया में जो AVM में, जेमिनी में और वेनस में पिक्चरें बनती थी, ये वहाँ के बेताज बादशाह थे। मतलब ये राइटर लोग कहते ना, सलीम जावेद से पहले भी बहुत बड़े बड़े राइटर हुए। पंडित मुखराम शर्मा बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाम आता पंडित मुखराम शर्मा धूल का फूल, प्रोड्यूस बाय BR चोपड़ा, ऐसे भी थे। ऐसे ही राजेंद्र कृष्ण जी थे। ये वहां पर बताते थे कि अच्छा अब ये तमिल पिक्चर जो है तुम हिंदी में बना रहे हो, कि फला को हीरो ले लो, उसे हीरोइन ले लो, उसे हीरोइन का बाप लेना, उसे हीरो की मां लेना, उसे कॉमेडी, ये तय करते थे। ये राजा थे वहां के। और दूसरी जो चीज इनमें कमाल की थी वो सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम लोगों में होता। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो अचानक उनके बैग ने चार ब्रेक मारा। तो उनका भाई क्या हो गया? कहले सर वो बिल्ली ने रास्ता काटा है कार का। कहले बेटा ये बिल्ली अगर कारों का रास्ता ऐसे ही काटती रही, समझो इसका बुरा टाइम आ गया है, तुम आराम से चलो। तो बहुत लाजवाब आदमी थे। और क्या क्या उन्होंने गाने लिखे हैं। मैं जब आपको लिस्ट बताऊंगा उनके गानों की, आप चौंक जाएंगे। ध्यान नहीं किसी को कि उन्होंने क्या क्या लिख दिया है। मैं आपको सरप्राइज दूंगा, आप ये गाने सुनाइए। कैफी साहब का जो रेपरटोयर है बहुत बड़ा नहीं है, कम गाने लिखे हैं दूसरों के मुकाबले में, लेकिन उनके सक्सेसफुल गानों का एवरेज बहुत हाई। और उन फिल्मों के भी सुपरहिट गाने हैं जो फिल्में बिल्कुल नहीं चली थी, जैसे कागज़ के फूल। कागज़ के फूल वॉज अ डिजास्टर ऑन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन उनका गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, वो आज भी जिंदा है और आज भी लोग गाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि मैंने मुखड़ा सुनाया और लोगों ने ताली नहीं बजाई, वरना मैं जहाँ भी इस मुखड़े का जिक्र करता हूँ अगली लाइन दूसरे लोग बोलते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है। ये जो है इस गाने के बारे में ज़रूर मैं कुछ बोलना चाहूँगा जो आप आगे गा रही हैं। ये होते मास्टर्स के काम, इन्हें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या किया है इन्होंने, क्यों किया। एक पिक्चर थी अनुपमा, पता नहीं आप में से कितनों ने देखी है। काफ़ी इससे दो बातें मालूम हुई कि आपने वो फिल्म देखी है और आपकी एज क्या है। दो बातों का पता चल गया। उसमें जो हीरोइन है शर्मिला टैगोर ने वो रोल किया था, वो बिल्कुल चुप रहती है, बात ही नहीं करती, खामोश। वो सिर्फ गर्दन के इशारे से, आँख से बोल देती है, वो बोलती नहीं। अब वो लड़की का गाना कि वो सुबह सवेरे उठी है जब धुंध है और वहाँ सामने जो बगिया है उसमें वो फूल चुन रही है और हमारा हीरो चादर ओढ़े शॉल ओढ़े निकलता है और उसे देखता है कि वहाँ गा रही है लड़की जिसने आज तक कभी बात नहीं की। तो अब वो लड़की जो बात नहीं करती उसका गाना कैसा होगा, उसके वर्ड्स कैसे होंगे, ये आप गाना सुनिए। ये देखो मास्टर टच ये होता है कि ऐसा लगता है कि ये गाना उसका है जो बहुत कम बोलता है। आपको लगेगा, सुनाइए गाना, आप ये ध्यान में रखिए कि वो लड़की गा रही है जो बात ही नहीं करती, तो आपको लगेगा ठीक है, अगर गाएगी तो फिर इतना ही गाएगी वो। अब मैं थोड़े से धर्म संकट में हूँ। शबाना जी के पिताश्री के गीत तो मैंने सुना दिए, लेकिन अब मैं अपने फादर के भी कुछ गीत नहीं सुनाऊँ, लेकिन देखो जोरू का गुलाम हो गया है, अपने घर का तो कोई ख्याल ही नहीं इससे।
लेकिन मुश्किल ये है कि जो जानिसार अख्तर साहब जो मेरे फादर थे, उन्होंने जो गीत लिखे हैं उनकी मैं तारीफ़ करूं तो लोग कहेंगे अपने बाप की तारीफ़ कर रहा है, ना करूं तो कहें कैसा नालायक बेटा था, एक वर्ड अच्छा नहीं बोला इसने अपने बाप के बारे में। तो मतलब इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर मी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिर्फ गीत ही सुनवा देता हूँ। तो सुनिए जानिसार अख्तर के नगमे। इसमें 3 अंतरे हैं शायद। तो उसमें जो 2 लाइनें लड़की की, 2 लाइनें दोनों रिपीट करते हैं। तो सेकंड अंतरे में जब किशोर कुमार ने 2 लाइनें गा दी थी, उन्हें रिपीट करनी थी, मगर आशा जी बीच में चली गई, किया उन्होंने, तो किशोर कुमार ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया और बाकी गाना रोका। उस जमाने में ये सब फैसिलिटी नहीं थी कि एक लाइन चेंज कर दो, एक अंतरा ही रिकॉर्ड करो, तो पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती। तो उन्होंने कहा भाई रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई, इसमें आज जो निकल गया है आशा जी के मुंह से, ये फिल्म में तो हीरो मैं ही हूं ना, हीरोइन के होगा मैं मुंह पे हाथ रख दूंगा उसके, और यही हुआ। तो अभी भी आप वो गाना सुनेंगे तो एक एक्स्ट्रा आशा जी का मिल जाएगा आपको, जो कि फिल्म अगर आप ढूंढेंगे, बाप रे बाप नाम था इस पिक्चर का, तो उसमें शायद चांद उस्मानी और किशोर कुमार गा रहे। तो चांद उस्मानी जैसे किया तो किशोर कुमार ने मुंह पे हाथ रख दिया जस्टिफाई करने को। अब ये जो गाना मैं अगला अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें सुनाने को, ये गाना स्पेशल है इसलिए कि मैंने एक मरतबा लता जी का कोई 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू किया था आज तक के लिए, जो आज तक वो रिपीट करते हैं, बार बार दिखाते हैं। उसमें मैंने लता जी से पूछा कि आपने इतने 1000 गाने गाए हैं, अगर मैं पूछूं एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुनाइए कौन सा, तो उन्होंने इस गाने का नाम लिया। तो मैंने कहा देखिए एक पर्शियन में कहावत है, पिदरम सुल्तान भूत, कि मेरा बाप बादशाह था, तो मैं भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये कहने में, लेकिन ये गाना जो आप बोल रही हैं वो मेरे फादर का लिखा हुआ है। तो वो बहुत सरप्राइज हुई। अब पता नहीं उन्हें पहले से पता था कि नहीं पता था, शायद नहीं होगा। तो ये गाना आप सुनिए, ये वाकई बहुत अच्छा गाना है, और लता जी ने अगर इसका नाम लिया तो सही लिया। आई मस्ट से यूर अ ग्रेट ऑडियंस। आप लोग जिस तरह धीरज से, जितने सुकून से, जितने कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, आजकल ज़रा कम होता है, वरना कुछ हंगामा ज़्यादा रहता है। जावेद साहब जी जी, यहाँ से मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? यहाँ से आप हैं कहाँ? नहीं, मैं तो कहीं का नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ खड़ा नहीं, हूँ आप बस, और कहाँ कुछ हैं नहीं। मैंने हाँ, मैं आप बस यहाँ कहाँ पे के हूँ। हैं मैंने नहीं पूछा। इतने पुराने गाने हैं, 70-80 साल पुराने। हमारे मराठी में एक कवि है प्रमोद जोशी, वो हमेशा इन पुराने गाने के बारे में हमेशा कहते हैं की जुनीच गाणी पुन्हा पुन्हा गात असतं कुणीतरी, जुनीच गाणी पुन्हा पुन्हा गात असतं कुणीतरी, पण तीच गाणी ताजी करून ऐकत असतं कुणीतरी. त्याच जागी प्राण उसवून सूर लावण्यात मजा आहे. शब्द सुरांशिवाय जगणं म्हणजे जीवघेणी सजा आहे. लोणचं मुरत गेलं की त्याची चव वाढत जाते. सावकाश रिकामे होतात पेले, पण नशा मात्र चढत जाते. काही क्षण स्वतःलाही विसरण्यातच मजा आहे आणि उतुजून भांड्याबाहेर पसरण्यातच मजा आहे. शब्द सुरांशिवाय जगणं म्हणजे जीवघेणी सजा आहे. जावेद साहब, एक छोटा सा फेलिसिटेशन है. मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हाँ। ये अभी तक जो आप लोगों ने जिनकी पोइट्री सुनी है सब गुजर चुके हैं, ये पहले आदमी है जो जिंदा है और इनसे आप पोइट्री सुन रहे हैं। ये पोएट्री आप मेरी अगर नहीं है। इजाजत दें हाँ। तो मैं 2-3 बस 4 गाने बचे हैं वो खत्म कर दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर जो आप कहेंगे वो करेंगे आप। बिल्कुल, ठीक थोड़ा है। सा है। ठीक है। मैं बड़ा हैरत करता हूँ ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा काम करने के बाद भी वो जगह नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। और उनमें से एक हैं योगेश जी। योगेश ने क्या गाने लिखे, मैं तो उनका फैन था, बल्कि मुझे दुख होता था कि क्यों लोग नहीं जानते उनके बारे में। तो हमने अपनी एसोसिएशन में उनको स्पेशली मैंने ऑर्गेनाइज किया उनको ऑनर करने को, जब वो थे, अब तो रहे नहीं। कैसे कैसे खूबसूरत गीत उस आदमी ने लिखे, मगर उसको क्यों नहीं लोगों ने ध्यान दिया, मेरी समझ से बाहर। क्या वजह है? और कुछ लोगों को मिल जाता है ध्यान जो इतना ध्यान डिजर्व भी नहीं करते कभी कभी। ऐसा दुनिया में क्यों होता है, पता चल जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन आप सुनिए और आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि जिस आदमी ने ऐसे गीत लिखे हैं, हमने उसका नाम बार बार लोगों से सुना क्यों नहीं? हमने उसका नाम अखबार में, मैगजीन में, जब फिल्मी गीतों की बात होती क्यों नहीं इसका नाम आता है?
लास्ट बट नॉट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक पोइट है और बहुत सारे पोइट है। इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। आजकल तो सीक्वल्स का ज़माना है, ऐसी क्या बात है। तो इसका बनेगा दूसरा, इसलिए कि उसके बाद जो 90s में और हमारी 21st सेंचुरी में जो कामयाब सॉन्ग राइटर रहे हैं, बख्शी साहब सबसे बड़े, कमाल है, उनका जवाब ही नहीं था। उनका तो एक पूरा प्रोग्राम अलग करना चाहिए। लेकिन आपको आखिरी पोएट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम बताऊं। मुझे जो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये सोफा से मेरा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। प्रॉब्लम क्या होता है, आप पीछे बैठे हैं तो ऐसा लगता है अपने को बहुत समझता है, आगे बैठे तो लगता है नौकरी मांगने आया। तो आदमी कहाँ बैठे सोफे पे। इतनी देर से मैं आगे पीछे इसीलिए हो रहा था कि कुछ बैलेंस कहीं से क्रिएट करूं। ये भी इनके बहुत से सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हैं, मगर अगेन आई थिंक ही इज एन अनसंग हीरो। भरत व्यास जी क्या क्या गाने लिखे हैं। मालिक तेरे बंदे हम, इन्हीं का गाना है। कौन कौन से, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए तूफान की, कि एक लिस्ट है उनके गानों की। कि मगर पता नहीं वो जो जैसे शैलेंद्र, साहिर, मजरू, राजेंद्र कृष्ण को जो लाइमलाइट मिली, वो लाइमलाइट इन्हें नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिली, क्या वजह होती है, दुनिया में क्या क्या होता है पता नहीं। मगर मैं चाहूँगा कि इनके 2 गीत आप ज़रूर सुनिए, और बहुत ही कमाल के गीत है। मतलब वो जो इनका गाना है, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की, इट इज़ वन ऑफ द फ्लॉलेस सॉन्ग्स रिटन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। उसकी जो एक एक लाइन है वो ऐसी है कि आदमी झुक के नमन करे। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, और दिल से कह रहा हूं, एक बार अपने लिए ताली बजाइए, फिर मैं बताऊंगा क्यों। ये प्रोग्राम इतना लंबा आपने सुना, सब बैठे हुए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम में कोई डिस्को का गाना नहीं था, कोई भांगड़ा नहीं था, कोई चालू गाना नहीं था, लेकिन आपने सुना और ध्यान से और इज्जत से सुना इन गीतों को। ये मैं दुख से भी कह रहा हूँ, सुख से भी कह रहा हूँ कि ये शायद अब पुणे में ही हो सकता है। ये लोगों का ध्यान बहुत सिमट गया है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। ऊपर ऊपर हल्की हल्की बातें ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही सब चल रहा है बाजार में। लेकिन आप लोग कहीं ठहरे हैं, आपकी जड़ें हैं, आप अपनी परंपरा से जुड़े हुए, मैं इसे सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम फिर आएंगे, अब तो आपने हमारा हौसला बहुत बढ़ा दिया, अब तो बिन बुलाए आएंगे। और जो और गीतकार हैं जिनको आज हमने वो नहीं दिया ट्रिब्यूट, इंदिवर जी हैं, आनंद बख्शी जी हैं, राजा मेहदी अली हैं, बहुत सारे बहुत कमाल कमाल के गीत लिखे गए हैं। मगर ये लोग हैं 21st सेंचुरी में आ गए थे, मैं जो 20th सेंचुरी में रह गए लोग, उनके आज हमने सुना है। लेकिन एक और प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि जिसमें हम आगे के जो गीतकार जिनको ट्रिब्यूट देना ही चाहिए वो हम देंगे। थैंक यू। रसिको, मी सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक डॉक्टर निलेश खरे यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो। तसंच सकाळ सह्याद्री सुरक्षा कवच सभासदत्व देण्यासाठी मी उपमहाव्यवस्थापक आस्थापना महेशजी कुलकर्णी यांनाही मंचावर येण्याची विनंती करतो। आणि लोटस खाकरा, शबरी खाकरा संचालक मनीषा दुगड आणि कल्पेशजी दुगड यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो। या मान्यवरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। आपले प्रायोजक लोटस खाकरा, शबरी खाकरा, केदार भागवत म्युझिक अकॅडमी आणि स्थळ प्रायोजक शुभारंभ लॉन्सचे संचालक सुरेश शर्मा इथे असतील, तर त्यांनाही मी मंचावर येण्याची विनंती करतो। या सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। डॉक्टर निलेश खरे यांना मी विनंती करतो की सुप्रसिद्ध निवेदक आणि हिंदी आणि उर्दू भाषेचे अभ्यासक अमरीश मिश्र यांनी एक मानपत्र लिहिलेलं आहे, ते मानपत्र त्यांनी जावेद अख्तर साहेब यांना द्यावं। तत्पूर्वी त्या मानपत्रातला थोडासा भाग मैं आपल्याला वाचून दाखवतो। जावेद अख्तर, आज के हमारे सम्मानीय अतिथि श्रीमान जावेद अख्तर,
आधुनिक भारत के अजीम शायर, श्रेष्ठ लेखक और अफसानाकार, हिंदी सिनेमा जगत के कर्णधार, शब्द और सुर के अनुपम शिल्पकार जावेद जी, आपने साहिर लुधियानवी जी, मजरूह सुल्तानपुर जी, कैफी आजमी जी ने जो हिंदी सिनेमा में अदब और शायरी की नींव रखी, उस उज्जवल परंपरा के आखिरी पासदान है। महोदय, आपकी लिखी फिल्में 1970 के दशक में ताज़ा हवा का झोंका बनकर गई और रुपेले पर्दे पर फैला हुआ सा छिड़ गया। मानवीय मूल्यों और मधुर रागात्मकता से सराबोर आपके गीतों में करोड़ों भारतीय अपने जीवन की सार्थकता खोजते हैं। आश्चर्य नहीं कि आज की युवा पीढ़ी आपके बहुआयामी बेबाक व्यक्तित्व से प्रभावित है। आपकी शख्सियत और प्रतिभा को शतशः प्रणाम। जोरदार टाळ्याने आपण एकदा त्यांचे आभार मानूया आणि मी डॉक्टर खरे यांना विनंती करतो की त्यांनी मानपत्र द्यावं। सकाळ मीडिया ग्रुपचे चीफ एडिटर डॉक्टर निलेश खरे मानपत्र देत आहेत। तसंच सकाळ सह्याद्री सुरक्षा कवच सभासदत्व हस्ते सह्याद्री हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड उपमहाव्यवस्थापक आस्थापना महेश जी कुलकर्णी देतील। त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सकाळ सह्याद्री सुरक्षा कवच सभासदत्व पद्मभूषण जावेद अख्तर साहब यांना। देखिए, कार्यक्रम की एंडिंग मेरे गाने से हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गा रहा हूँ सब उठ के चले जाएं। तो ये एंडिंग हुई, क्या गाना था इनका, सब उठ के चले गए, एंडिंग हो गई। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज यहीं रहने दें। ये बड़े लोगों के हमने गीत सुने हैं, कहाँ मैं अपना गीत यहाँ से सुनवाऊँगा, अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, अरे नहीं जी, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मिलते हैं ना अभी हम लोग। तो क्या भरोसा भाई, मैं शुरू करूँ आप उठ जाए तो मैं क्या कर लूँगा आपका। ठीक है, फिर भी खैर एक काम कीजिए, एक छोटी सी कविता सुन लीजिए। छोटी है, लंबी नहीं है। होता क्या है कि जो लोग मुझे सिर्फ फिल्मी गानों से जानते हैं, मेरी लिटरेरी पोइट्री नहीं उन्होंने पढ़ी या सुनी, तो फिर जब वो किसी ऐसी महफिल होती है या ऐसा कोई मौका होता है जहाँ मैं अपनी लिटरेरी पोइट्री पढ़ रहा होता हूँ, तो उस तरह थोड़े से शौक हो जाते हैं, इसलिए कि वो दूसरे टॉपिक्स पे है। तो कभी कभी बेचारे मजबूर होकर पूछ भी लेते हैं कि आप रोमांटिक पोएम्स नहीं लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया वो मैं फ्री में नहीं लिखता हूँ, उसका मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन कुछ फ्री में भी लिखी हैं, बल्कि एक्चुअली बहुत पेमेंट खुद ही किया है ज़िंदगी में। तो वो एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ कमबख्त। भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। सकाळ सह्याद्री सुरक्षा कवच आयोजित जावेद अख्तर का सलाम महान गीतकारों के नाम या कार्यक्रमाची सांगता झाली असं मी जाहीर करतो। सकाळ सुरक्षा कवचसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया आणि पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया। अजून एक कार्यक्रम बाकी आहे, ते कार्यक्रम झाले की नवीन वर्षाची सभासदत्व किंवा सभासद नोंदणी सुरू होईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। धन्यवाद।